रिटेल इन्वेस्टर को या एनी इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए। और ये एंड ढूंढना बहुत मुझे बेसिक लगता से है उतना क्वेश्चन है। मुश्किल भी नहीं है, मतलब ये कोई भी कर सकता है, कोई खास इसके लिए वो ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए। हाँ जी, आपको स्क्रीन से डेटा मिल जाता है आजकल तो, या बहुत सारे टूल्स है वहां से डेटा मिल जाता है, पर मैं इन टूल्स पे कम भरोसा करता हूँ, और मेरा ज्यादा इम्फेसिस जो होता है वो हार्ड कोडेड नंबर पे होता है। एनुअल रिपोर्ट को ही मैं बाइबल मानता हूँ, वही गीता है मेरे लिए, तो मैं हमेशा उसी पे ट्रस्ट करता हूँ। प्लस आजकल प्रमोटर भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो अगर मैं याद करूँ, मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था 2007 में, जी। जब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ के ही समझ में आता था कि कंपनी में क्या फ्रॉड है क्या नहीं है। आजकल प्रमोटर स्मार्ट हो गए हैं, सो आपको काफी बार ऐसा होता है जब आपको ग्राउंड पे जाके देखना पड़ता है कि वहां पे क्या हो रहा है। तो जैसे हम लोगों ने मनपसंद पे भी काम करा था, तो उसमें फ्रॉड वही था कि सेल्स ही नहीं है और आप सेल्स दिखा रहे तो जब ऐसी कोई खबर आती है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हो सकता है, तो एक एवरेज मार्केट का रिएक्शन तो नी जर्क होता है। अब ऐसा जब होता है तो एक आम निवेशक तो देखिए पैनिक करता है। हम चार्ट पे जो फोकस्ड लोग हैं, हमारे चार्ट्स पर एग्जिट के संकेत आते हैं, हम एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन व्हाट इज़ द राइट वे टू अप्रोच सच ए सिचुएशन, क्या करना चाहिए सर? हैं। कुणाल जी देखिए, अगर मैं एनालिस्ट जैसा बोलूंगा तो मैं आपको क्लियर बोलूंगा कि उन कंपनी से दूर रहो जहाँ गवर्नेंस का इशू है। रिस्क को आप देखिए कि रिस्क कितना है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज का जितना रिस्क है उससे सस्ते पे ट्रेड करती है, तो वही वाली बात है, जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो साहूकार। तो आप उसको वैसे लेंस से देखिए कि यार ठीक है, इशू है, बट मेरे वैल्यूएशन में वो कंफर्टेबल जोन में है, मेरे पास मार्जिनल सेफ्टी है या नहीं है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो कंपनी अभी लिस्ट नहीं हुई, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। अब आप जैसे प्रोफेशनल्स हैं तो आप तो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन एक एवरेज आदमी के लिए इन्फॉर्मेशन लेना मुश्किल है। तो सब लोग लिस्टिंग गेन्स को ध्यान में रखकर आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं। आप फॉरेंसिक को डिफाइन नहीं कर सकते, पर जो एक बेसिक थंब रूल होता है, या एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कुछ अगर देखना है आपको, तो आप तो सबसे पहले देखिए कि जो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हैं, इबिटा जो आप जनरेट कर रहे हैं। मैं और आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक शंका, एक परेशानी जो हमारे दिमाग में हमेशा होती है कि वो कहीं जिस स्टॉक में हम पैसा डाल रहे हैं उसमें कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है। उसमें रेड फ्लैग्स कौन से हैं, यानी कि क्या ऐसा हो रहा है जो कि ठीक नहीं है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है। इस तरह के सवाल अगर आपके मन में भी आते हैं तो आज हमारे साथ एक ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जो कि इसी तरह की पड़ताल में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीए नितिन मंगल जी की, जो कि ट्रूडेंस कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर हैं और साथ में एक बहुत लंबे अरसे से फोरेंसिक जांच कर रहे हैं कंपनीज की, फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं, यानी कि कंपनी में क्या हो रहा है, उसके नंबर सही है कि नहीं, उसमें कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, जो कहा जा रहा है वाकई में वो हो रहा है कि नहीं, इसको जानने में उनकी महारत है। तो आज नितिन जी से समझेंगे कि भाई जिस कंपनी में हम खुशी खुशी पैसा डाल रहे हैं उसमें क्या चल रहा है, अगर उसको समझना हो, यानी कि उसमें कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, अगर ये पहचानना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत होने वाली है, तो बड़े आराम से और इत्मीनान से पूरी बात को सुनिएगा। तो देखिए, आज के ज़माने में और हमेशा से शेयर बाज़ार में जो सबको सबसे बड़ा डर लगा रहता है वो है कि हमने मान लीजिए किसी कंपनी में पैसा लगाया और वो कंपनी फ्रॉड निकली, या उसमें कोई फ्रॉड हो गया या कोई स्कैम हो गया, और इसका खतरा जो है वो हमेशा बना रहता है। तो अगर आप इसको देखें तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन खतरों को पहचान रहे हैं। उसमें से एक नितिन जी हैं जो लगातार, जो उनकी पूरी इन्वेस्टिंग है, जो उनकी पूरी रिसर्च है, दैट इज़ फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग सच इश्यूज़। और ये हम सबके लिए एक बड़ा पेन पॉइंट है, क्योंकि सबको ये लगता है कि भाई हम कंपनी देखते हैं, उसके नंबर्स पर विश्वास करते हैं, जो मैनेजमेंट कह रहा है उसको सच मानते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट झूठ बोल रहा हो या कंपनी में कुछ गलत हो रहा हो तो उसकी पड़ताल कैसे हो। तो नितिन जी, थैंक यू सो मच, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। और विदेशों में तो मैं देखता हूँ कि शेयर होल्डर एक्टिविज़म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और वहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि शेयर होल्डर एक्टिविज़म के ज़रिए न केवल कंपनियों में बड़ा बड़ा बदलाव ला पाते हैं, बल्कि उनका पूरा इन्वेस्टमेंट मैकेनिज़्म ही उस पर बेस्ड होता है। इंडिया में अभी शेयर होल्डर एक्टिविज़म उतना नहीं है, तो आप उसमें मुझे लगता है अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि क्या चेंज देखा है आपने पिछले कुछ सालों में जब से आप ये कर रहे हैं? आपको लगता है अभी वी आर गेटिंग देयर? थैंक यू कुणाल जी। सो मुझे 17-18 साल हो गए ये काम करते जी। हुए। चीजें पहले से बदली है, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं बदली है। प्रोएक्टिव थोड़े इन्वेस्टर हुए हैं, तो आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर केसेस में 5-6 साल में, तो एक कंपनी थी वहां पे, कैनेथ ने भी एक लेटर लिखा था, ओपन लेटर टू द कंपनी, टू द मैनेजमेंट की, काफी कुछ गलत कर रहे हैं,
एंड ही वॉज नॉट हैप्पी विद द पॉलिसीज। आप वी का एग्जाम्पल ले ले, उसमें भी काफी एक्टिविज्म हुआ था। जी, सो हाँ, अभी नहीं बोल सकते, अभी उस स्टेज पे है, बिकॉज जी, इंडिया में अभी भी शायद एक माइंडसेट है कि आप किसी से अपनी बुराई नहीं सुन सकते, एंड हाँ, मैनेजमेंट इसको काफी पर्सनली ले लेता है। जी। एंड आज के टाइम पे जो चेंज हुआ है, जो मैंने देखा है पिछले 17 साल में, पहले मैनेजमेंट को बुरा लगता था, आजकल शेयर होल्डर को बुरा लग जाता है। तो वो बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जी, आ, और पर स्पेशली जो या लोग ट्विटर पे या एक्स पर एक्टिव हैं, उनको तो बड़ा दर्द हो जाता है अगर उनकी कंपनी के बारे में कोई आलोचना कर दे, तो मैनेजमेंट हाँ से जी। ज़्यादा आहत वो हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो धीरे धीरे हो रहा है चेंज, इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस, रातों रात चेंज नहीं होता है। जी, सो एंड आई गेस इंडिया में काम करने का तरीका और यूएस में काम करने का तरीका बहुत अलग है। रेगुलेटरी बॉडी के फ्रेमवर्क भी काफी अलग है। जी। तो इट टेक्स टाइम टू रीच देयर, आई गेस, वी आर, आई गेस, 10 years बिकॉज़ बिहाइंड। देखिए, एक परसेप्शन है और काफ़ी लोग उस परसेप्शन को शेयर करते हैं, और बहुत सारे लोग इस वजह से छोटी कंपनियों में पैसा नहीं डालते या मिड कैप्स से भी परहेज करते हैं, क्योंकि एक परसेप्शन ये है कि भाई ये कंपनियां जो हैं, इनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड उस तरह के नहीं रहते हैं, और जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड बहुत अच्छे होते हैं। तो छोटी कंपनियां क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वो स्टैंडर्ड नहीं रख पाती हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है, मिस रिपोर्टिंग होती है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, कैसे एक आम आदमी, एक आम इन्वेस्टर पहचान सकता है कि भाई ये कंपनी ठीक कर रही है, गलत कर रही है? आप पहले तो ये बताइए कि मान लीजिए किसी कंपनी में वाकई में सबसे बड़ा रेड फ्लैग आपके लिए क्या है, या पांच बड़े रेड फ्लैग्स क्या हैं जो एक एवरेज आदमी पहचान सकता हो? देखिए कुणाल जी, पहली बात तो मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जी, ऐसा कुछ नहीं कि छोटी कंपनी में गड़बड़ होती है और बड़ी में नहीं होती है। जी। गड़बड़ आपको या फ्रॉड आपको कहीं भी मिल सकता है। हाँ, जैसे एनरॉन है, वो इतनी बड़ी कंपनी थी लेकिन उसमें भी करेक्ट। फ्रॉड हुआ, राइट, यू राइट। सो बट 99% ऑफ जो फ्रॉड जो होते हैं वो फ्रॉड नहीं होते लीगली। राइट। हम्म, सो हमेशा प्रमोटर ये ध्यान रखता है कि वो लीगल ब्रीच ना करे, उसके जो एडवाइजर होते हैं, लीगल एडवाइजर होंगे और जी, अकाउंटिंग एडवाइजर होंगे, वो उसको हमेशा लीगल परव्यू के अंदर ही करते हैं सब चीज। जी, जी। पांच जो चीजें थी, मतलब आप फॉरेंसिक को डिफाइन नहीं कर सकते, हम्म, पर जो एक बेसिक थंब रूल होता है, या एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कुछ अगर देखना है आपको, जी, तो आप तो सबसे पहले देखिए कि जो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हैं, EBITDA जो आप जनरेट कर रहे हैं, वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। हम्म, सो हम लोग बोलते हैं कि अगर 20% से ज्यादा डेविएशन है तो रेड हम्म, फ्लैग है। अग्रीड। और इसको 1 साल में नहीं देखना चाहिए, इसको 5 से 10 साल के पीरियड में देखना चाहिए। तो आप EBITDA ले लीजिए, उसमें से हम्म। टैक्स एक्सपेंस माइनस कर दीजिए। मान लीजिए कि कंपनी है, प्रॉफिट कर रही है, लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो डेटर में ऐड हो रहा है, और वो हाँ जी। रियलाइज नहीं हो रहा कैश में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, राइट? गलत हो रहा है। या इन्वेंट्री बढ़ रही है, या कुछ ऐसा हो रहा हाँ जी, ये तरीके हैं उसके। है। जी, सो एक तो आपको कैश कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आई हम्म, गेस हर इन्वेस्टर को उस पर फोकस करना चाहिए। उसके लिए आपको सीए बनने की जरूरत नहीं है, सही आप बात। नॉर्मल भी देख सकते हैं। सेकेंड चीज, आप देखो काफी सारी कंपनियों में आप बोलते हैं कि काफी एनालिस्ट भी बोलते हैं, काफी इन्वेस्टर भी बोलते हैं कि देखो कंपनी में इतना कैश पड़ा हुआ है। हम्म, तो कंपनी में 300 करोड़ का कैश, और कंपनी 500 करोड़ के मार्केट कैप में ट्रेड कर रही है, तो ठीक दो सौ बात। करोड़ 300 करोड़ तो फ्री में हो गया, 200 करोड़ है उसका बिजनेस का वैल्यू ज्यादा है। जी, पर ये कैश रियल में है या नहीं है? तो जैसे आप वायर कार्ड का फ्रॉड देखेंगे, तो उस पर मैंने रिपोर्ट भी लिखा था। जी, उसमें जो पूरा कैश था वो फिक्टिशियस कैश था। जैसे सत्य में उसको, हुआ। हाँ, सत्य में हुआ था। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप देखिए कि वो कैश पे कितना इंटरेस्ट कमा रहा है। हम्म, अगर वो कैश पे इंटरेस्ट लेस देन 1% है, या सी आप बोलोगे कि चलो फॉरेन में पड़ा हुआ है तो आप वहां का यील्ड तो मिल ही जाता है हमको, हम्म, तो आप देख लीजिए अगर इंडिया में 5% का यील्ड है तो 3-4% वो कमा रहा है, तो ठीक है, बिकॉज वो कैश हमको तो ईयर एंड का फिगर दिखता है। राइट। हम्म, सो इसको एवरेज आउट करना है तो मुझे 2-3% का वेरिएशन चलता है, बट उससे ज्यादा वेरिएशन होगा तो देन इट्स अ रेड फ्लैग। ठीक बात। तो मैंने काफी कंपनियों में देखा है जहाँ पे, और वो जो कैश होता है वो इंडियन कंपनी में नहीं होता है, वो फॉरेन सब्सिडी में होता है, और रियलिटी में कुछ होता ही नहीं है। हम्म, तो हमारी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जो ट्रायल बैलेंस बनता है उसमें जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो कैश होता है। जी, तो इसके लिए कभी भी आपका टैली नहीं होता है। ठीक बात। सो सेकंड तो ये पॉइंट जो मैं काफी इम्फेसिस करता हूँ, जो एक प्राइमरी चेक में होता है, एक आपका होता है जिसमें आप देखते हैं कि कंपनी का ROC एंड ROE बहुत बढ़ रहा है। हम्म, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं यार कंपनी 35% का ROE बना रही है, ROC बना रही है, तो इससे अच्छी कोई कंपनी नहीं है। ठीक बात। पर अगर आप 5-10 साल में देखोगे तो उसका फ्री कैश फ्लो बनता ही नहीं है। हम्म, तो आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कैपेक्स को माइनस कर दीजिए, उसमें से हम्म, इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए,
हम्म, और अगर उसने कुछ एक्विजिशन करा है तो उसको माइनस कर दीजिए। तो आप देखिए उस कंपनी ने अगर कैश फ्लो बनाया नहीं बनाया है, फ्री कैश फ्लो। हम्म, सो ये सो आपको एग्जांपल दूंगा। आप काफी टाइम पहले हमने रिपोर्ट लिखी थी 2019 में, 1920 में, जी, यूपीएल पे रिपोर्ट लिखी थी हमने। और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। उसमें हमने यही बोला था कि कंपनी का आरओसी तो बढ़ रहा है, पर कंपनी का फ्री कैश फ्लो तो बनता ही नहीं है। जी, आरओसी कैसे बन रहा है? हम्म, तो उन्होंने अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करे थे, जिसके चक्कर में उनका नेटवर्क कम हो गया और आरओसी अच्छा दिखने लग गया। जी, पर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कुछ कैश ही नहीं बन रहा है। तो सही है। ये सिर्फ बुक बुक आप आरओसी देख रहे हैं, जो यही बुक वजह है प्राइस शायद डिसाइड कि है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं भाई फ्री कैश फ्लो पे ज़्यादा फोकस करो बजाय इसके कि आप एबिटा पर फोकस्ड रहते हैं। हाँ हम जी, लोग आमतौर पर पैट को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, एबिटा को करते हैं। तो उसके मुकाबले आपका मानना है कि फ्री कैश फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। करेक्ट। आजकल कुछ कंपनीज है जहां पर आप देखेंगे उन कंपनीज में काफी ग्रोथ हो रही है, रेवेन्यू आप देखेंगे बहुत ग्रो रहा है, पर उनके पास में फिक्स एसेट ही नहीं है, एंड स्पेशली प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। जी, बाकी इंडस्ट्री जो है वो 2x 3x असेट टर्नओवर पे काम करती है, और ये कंपनी जो है वो 50x असेट टर्नओवर है। तो ऐसा कोई किसी के पास जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो इतना अच्छा कर सकती है। और ये सब काफी छोटी कंपनियां हैं, इनके सामने काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 2x 3x असेट टर्नओवर पे काम करती है। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है वहां पे। सही तो बात ये है। 3 4 5 पॉइंट है जो एक रिटेल इन्वेस्टर को या एनी इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए। और ये एंड बहुत ढूंढना मुझे बेसिक लगता से है इतना क्वेश्चन है। मुश्किल भी नहीं है, मतलब ये कोई भी कर सकता है, कोई खास इसके लिए वो ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए, राइट। हाँ जी, आपको स्क्रीनर से डेटा मिल जाता है आजकल तो, हम्म, या बहुत सारे टूल्स है वहां से डेटा मिल जाता है। जी, पर मैं इन टूल्स पे कम भरोसा करता हूँ, और मेरा हम्म, ज्यादा इम्फेसिस जो होता है वो हार्ड कोडेड नंबर पे होता है। एनुअल रिपोर्ट को ही मैं बाइबल मानता हूँ, वही गीता है मेरे लिए। अच्छा, तो मैं हमेशा उसी पे ट्रस्ट करता हूँ, बिकॉज कभी कभी क्लासिफिकेशन एरर भी होता है। हम्म, तो एक बार एनुअल रिपोर्ट खोल के देखेंगे, 5 साल का एनुअल रिपोर्ट खोल के अगर ब्रॉड नंबर पे भी देखेंगे तो इतना पेन नहीं है उसके अंदर। राइट। तो एक बार बताइए, जैसे आजकल ये कंपनियां लिस्ट होती हैं, स्पेशली जिनके आईपीओज आ रहे होते हैं, तो मैं देखता हूँ तो उनमें एक ऐसा हॉकी स्टिक ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब आईपीओ से पहले से 1 1.5 साल पहले से उसके नंबर्स बढ़ने लगते हैं, उसका सेल्स बढ़ने लगता है, उसका पैट मार्जिन बढ़ने लगता है। और आईपीओ आते आते वो उसमें इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखती है, और उसके प्रोजेक्शंस आप देखें तो मतलब लगता है कि ये कंपनी तो अगली जो है इन्फोसिस होने वाली है या अगला रिलायंस बनने वाला है, क्योंकि इस तरह की ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहे होते हैं वो। तो फ्रॉम समबडी जो कि उसको फोरेंसिक के लेंस से देखता हो, तो आप कैसे पता लगाते हैं कि भाई ये कितना विश्वसनीय है, ये जो दावे हो रहे हैं या ये जो दिख रहा है, कितना भरोसा किया जाए? क्योंकि सारी कंपनियां तो ऑब्वियसली इस एक्सेप्शनल ग्रोथ फेज में नहीं हो सकती, कुछ होंगी भी, लेकिन 1 in 10 होंगी या 1 in 20 होंगी। लेकिन हम देखते हैं कि हर अगला आईपीओ इसी तरह का आता है, या हर प्रमोटर का दावा ये रहता है। तो कैसे उसको पता लगाएं कि भाई ये जो दावे हैं ये कितने खोखले हैं या कितने विश्वसनीय हैं? देखिए कुणाल जी, एक तो जो हम लोग बेसिक जो फॉरेंसिक टूल यूज करते हैं वो तो है ही। हम्म, प्लस आजकल प्रमोटर भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो अगर मैं याद करूं, मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था 2007 में, जी, जब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ के ही समझ में आ जाता था कि कंपनी में क्या फ्रॉड है क्या नहीं है। आजकल प्रमोटर स्मार्ट हो गए हैं, सो आपको काफी बार ऐसा होता है जब आपको ग्राउंड पे जाके देखना पड़ता है कि वहां सही, पे क्या हो रहा है। तो जैसे हम लोगों ने मनपसंद पे भी काम करा था, हम्म, तो उसमें फ्रॉड वही था कि सेल्स ही नहीं है और आप सेल्स दिखा रहे हैं, राइट। हम्म, सो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? ठीक बात। तो हम लोगों ने तो फैक्ट्री के बाहर जाके जो शॉप्स होती है वहां पे पूछा कि फ्रूट सब क्या होता है। चैनल उनको ही चेक। फ्रूट सब नहीं पता है, तो फिर बाकी लोगों को तो क्या पता होगा यार। आप अपने घर में ही नहीं बेच पा रहे हो तो बाहर दुनिया में क्या बेचोगे आप? ठीक बात। तो हमारे लिए तो काफी बड़ा रेड फ्लैग वही था। बाकी जो बेसिक अकाउंटिंग इंडिकेटर्स है वो तो आपको इंडिकेट कर ही देते हैं कि ये रेड हम्म, फ्लैग है, इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करिए। बट मुझे आजकल लगता ग्राउंड है। रिसर्च का काफी बढ़ गया है, काफी इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, बिकॉज प्रमोटर्स काफी स्मार्ट है। हम्म, उनके पास में अच्छे एक्सपर्ट है, दे कैन हायर गुड एक्सपर्ट्स जी, सबसे जो बड़ा बुक चैलेंज में। वही है, क्योंकि और जैसे जैसे सब। आप अपनी रिसर्च इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ में प्रमोटर भी जो है वो अपना नए नए तरीके निकाल रहे हैं। जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि एक कंपनी में 4 सब्सिडरी हैं, तो उसमें किसी में लोन हाउस्ड होता है, किसी में उनका डेटर हाउस्ड है, तो पता ही नहीं लगता है कि भाई असल में क्या है। और फिर वो कंसोलिडेटेड, एक ग्लोबल एंटिटी, एक इंडियन एंटिटी, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर रहता है। तो करेक्ट इसमें है। मतलब एक आम आदमी के लिए समझ पाना तो मुश्किल काम है। तो कैसे इसको समझा जाए नितिन जी, ये जो आजकल एक के अंदर 5 कंपनियां, फिर उसके अंदर 2 स्टेप डाउन, फिर एक उसमें एसोसिएटेड, कैसे निकालते हैं इसको? सर देखिए, मेरा तो हमेशा है कि कंसोल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी, आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियली देखिए, चैनलों को आप इग्नोर नहीं कर सकते।
एंड आई गेस रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि वो एक एक कंपनी को देखे। हम लोग तो देखते हैं, तो हम लोग तो जी प्रमोटर की कंपनी के फाइनेंशियल भी देखते हैं। जी पर हमारे लिए तो क्या, इट्स अ जॉब फॉर अस, इट्स रेगुलर प्रैक्टिस। तो हम वो डेप्थ में जाते हैं जिसमें रिसर्च करने में 3 से 4 महीना लग जाता है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना इजी नहीं होता है। आप नहीं। बेसिक अगर आपने जो थंब रूल है उसी पे अगर फोकस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉरेंसिक एक कॉमन सेंस से पैदा होता है। सही अगर आप बात छोटा है। सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। हम्म, सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई उसमें बेसिक चीज़ें हैं, और अगर उसको उस दृष्टि से देखा जाए, थोड़ा सा एफर्ट किया जाए, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें समय मांगती हैं, थोड़ा एफर्ट मांगती हैं, तो हम अपने करेक्ट। इन्वेस्टमेंट्स को अगर सीरियसली लेंगे तब इतना एफर्ट करेंगे। तो जो एफर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा होता है। तो एक बार बताइए, जैसे अब ये देखिए कभी कभार हम सुनते हैं कोई ना कोई, जैसे अब सत्यम है, आज भी सत्यम की मेमोरीज सबको हैं, और सब जैसे ही शेयर बाजार की बात करते हैं तो लोग सत्यम का जिक्र ले आते हैं। या हाल में हमने जेंसॉल का मामला सुना, तो कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, और किसी ना किसी चीज़ से इससे लोगों का विश्वास हिल जाता है। लोगों को लगता है यार ये जो दिख रहा है वो पता नहीं सही है नहीं है, कंपनी की ग्रोथ रियल है फेक है। तो आप मानते हैं कि भाई ये इवेंट्स डेफिनेटली सेंटीमेंट को हर्ट करते हैं, लेकिन कितनी कंपनियां ऐसी हैं आपको लगता है कि आउट ऑफ लेटेस्ट से 20 कंपनीज दैट यू स्टडी, कितने में आपको लगता है कि रेड फ्लैग देखने को मिलता है या कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज दिखते हैं? तो मतलब जनरल पॉपुलेशन ऐसी कंपनियों की कितनी होती है लिस्टेड कुणाल जी स्पेसिस? देखिए, अगर मैं आपको क्लियरली बोलूं जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप कंपनीज को 3 बकेट में डिवाइड कर लीजिए। हम्म। रेड बकेट, ग्रे बकेट एंड अच्छा। ग्रीन बकेट। हम्म। रेड बकेट है जहां पे क्लियर नो है, वहां पे जाना ही नहीं है। ठीक बात। ग्रे बकेट है जहां पे 50-50 है, रीजन हो भी सकता है, रेड फ्लैग आया है, बट वो रेड फ्लैग कितना सीवियर है कितना नहीं है वो आपको मैनेजमेंट से बात करके या और डीप डाइव करके ही पता पड़ेगा। हम्म। और ग्रीन बकेट है मतलब उस कंपनी में कोई टेंशन नहीं है। ठीक बात। तो अगर आप देखें तो 20% कंपनीज जो आती है वो रेड एंड ग्रीन बकेट में है, बाकी अच्छा, 80% कंपनीज ग्रे बकेट में है। रेड और 20% ग्रीन। अच्छा। बाकी सब कंपनीज वो ग्रे बकेट में है। तो ग्रे बकेट एक छोटी सी लकीर है कि अगर हम्म। थोड़ा सा इधर हुआ तो वो रेड में चली जाएगी, और थोड़ा वो बिजनेस वाइज अगर है चीजें। देखिए क्योंकि अकाउंटिंग एंड बिजनेस दो अलग अलग चीजें होती है, नॉर्मली इट शुड बी इन टॉक विच इच अदर। बट क्या हम्म। होता है कभी कभी डेविएशन आ जाते हैं, कोई बिजनेस रीजंस भी होते हैं। सो आई हाँ, गेस मतलब वो देखिए आपको पता जाना एक होगी। इसमें पॉइंट ये भी है नितिन जी कि जैसे अब छोटी कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी अभी छोटी थी, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी मैं आईपीओ लाऊंगी और पब्लिक पैसे को रेज करूंगी। तो वो अपने हिसाब से कंपनी चल रही थी, और अपने हिसाब से चल रही थी, तो इतना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तो अब जब आप उसका हिस्ट्री उठा करके देखते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा कंपनी में ये हुआ था, या इसने फला टैक्स टाइम पर पे नहीं किया था, या एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं किया था, या ये हुआ था। तो आज उसको मतलब उस लेंस से जज करना, क्योंकि देखिए अब छोटी कंपनियां हैं तो डेफिनेटली उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इन्फोसिस जैसी उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी। तो वहाँ पर एक मिसमैच आपको लगता है, एक्सपेक्टेशन का मिसमैच है कि हम सोचते हैं कि भाई वो कंपनी बहुत परफेक्टली रन होगी, कोई परफेक्ट चीज़ें ढूंढने जाएंगे तो शायद कोई कंपनी मिलेगी नहीं। बिल्कुल सही बात है कुणाल जी, आपको परफेक्ट कवरेज नहीं मिलती है। आपको देखना पड़ता है कि आपको ग्रेजुअली कैसे चेंज हो रहा है। राइट। हम्म। जैसे आप रेडी को खितान को देखिए, एक टाइम पे काफी सारे चेंज इश्यूज थे जो उसमें आईसीडीज वगैरह थे, जो राइट ऑफ भी हुए थे 10 साल पहले। जी। तो अगर मैं उसको लेके बैठूंगा तो मैं कभी रेडी को खितान में इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। सही बात। पर तो बिजनेस कंपनीज इज भी डूइंग वेरी बदलती वेल। रहती हैं, मतलब ये मानना चाहिए कि भाई कंपनीज भी इंसान की तरह हैं, उन्होंने भी अपने पास्ट में अगर मान लीजिए कुछ किया भी है, तो वो करेक्ट। धीरे धीरे करके उससे बाहर आ जाती हैं, इवॉल्व हो जाती हैं, चेंज आ जाते हैं, नए मैनेजमेंट आ जाते हैं। और हमने देखा बहुत सारी कंपनी में टर्न अराउंड्स हुए हैं, नए मैनेजमेंट आए और उन्होंने कंपनी को पूरी राइट। तरह बदल दिया। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, तो इस उस लेंस से देखना चाहिए। और अगर मान लीजिए, अब एक बार बताइए नितिन जी, मान लीजिए आपको कोई कंपनी में आपने निवेश किया, निवेश करने करते समय कुछ चीज़ आप मिस कर गए, या आप नहीं समझ आया, या बाद में कोई क्लैरिटी आ गई, तो हाउ डज़ वन रिएक्ट? मतलब क्योंकि देखिए हम कई बार सुनते हैं, फिर मान लीजिए हमने निवेश किया हुआ है, अचानक से पता लगता है कि इस कंपनी में छापा पड़ गया है, या कोई इनकम टैक्स की रेड आ गई है, या कोई और कारण बन गया है, या कोई डिस्क्लोजर ऐसा आ गया। अभी हमने सुना इंडसइंड बैंक में जैसे अभी न्यूज़ आई, और उसके बाद आपने करेक्ट। सुना कि ड्रॉप हो गया। कुछ समय पहले पॉली कैब में इस तरह की खबरें आई थी, इनकम टैक्स रेट की, वहाँ गिरावट आई थी। तो जब ऐसी कोई खबर आती है जो कि कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू हो सकता है, तो एक एवरेज मार्केट का रिएक्शन तो नी जर्क होता है। अब ऐसा जब होता है तो एक आम निवेशक तो देखिए पैनिक करता है। हम चार्ट पे जो फोकस लोग हैं, हमारे चार्ट्स पर एग्जिट के संकेत आते हैं, हम एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन व्हाट इज़ द राइट वे टू अप्रोच सच ए सिचुएशन? क्या करना चाहिए सर? कुणाल जी देखिए, अगर मैं एनालिस्ट जैसा बोलूंगा तो मैं आपको क्लियर बोल दूंगा कि उन कंपनी से दूर रहो जहाँ गवर्नेंस का इशू है। हम्म।
पर अगर मैं इन्वेस्टर जैसा सोचूंगा तो मेरा आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप बैडली गवर्न कंपनी में पैसा लगाइए, हम्म। पर आप उसको रिस्क को आप देखिए कि रिस्क कितना है। एंड कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज का जितना रिस्क है उससे सस्ते पे ट्रेड करती है। मार्केट हमेशा जी। ओवर रिएक्ट करता है। हम्म। अब जो पॉलीकैब में इशू हुआ, वो इशू पॉलीकैब का इशू नहीं है, वो इंडस्ट्री का इशू है। राइट। इंडिया में इंडस्ट्री ऐसे ही ऑपरेट करती है। जो वायर एंड हम्म। केबल इंडस्ट्री में, वहां पे 20-25% का माल जो होता है वो कच्चे में होता ही है। तो वही वाली बात है, जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो साहूकार। सही बात। तो हम्म। आप उसको वैसे लेंस से देखिए कि यार ठीक है, इशू है, बट मेरे वैल्यूएशन में वो कंफर्टेबल जोन में है, मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या नहीं है, वो हम्म। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक बात है। हाँ, तो मतलब यहाँ ये पे कहने का मतलब क्लियरली ये है ऐसा लगता है कि कि कंपनी जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट ही कर रही है। हम्म। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जैसे कि आरके फोर्जिंग में जो हुआ अभी। जी। वो बोल रहे कि इन्वेंट्री में ही हमारा इशू था एंड अभी हम लोग पैसा डाल रहे हैं, सब ठीक है। सी, हम्म। वो इतना इजी नहीं है, जितना बोलना इजी है उतना प्रैक्टिकली डाइजेस्ट नहीं होता है। बिकॉज एक आपका इंडिपेंडेंट ऑडिटर है जो स्टेटरी ऑडिटर है, मैनेजमेंट को सर्टिफाई करता है। एक इंटरनल ऑडिटर होता है जो उसको चेक करता है। फिर जी। बैंक से आपने लिमिट लिए तो बैंक भी एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट करता है। तो इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। तो वहां पे अगर बोले कि इतनी बड़ी गलती हो गई और किसी को पता नहीं पड़ा, तो मैं वो लॉजिक बाय नहीं करूंगा। सो तो आई नितिन फील जी, कि जैसे उससे बुरा है। एक बात बताइए, जैसे कंपनियां हैं, एक जो आपने अभी बात की कि प्रमोटर जो है टिपिकली वो अपना भला देखता है। मतलब मोस्ट प्रमोटर, बहुत कम ऐसे रेयर प्रमोटर होते हैं जो कंपनी को एक बड़ा इंस्टीट्यूशन या एंटरप्राइज समझते हैं। टिपिकली प्रमोटर ये चाहता है कि भाई उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट को उस तरह से सेफगार्ड करने का कोई मैकेनिज्म खास है नहीं, एक्सेप्ट कि नाम के लिए देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं, कुछ माइनॉरिटी के भी डायरेक्टर बनते हैं, लेकिन कोई ख़ास उनका रसूख होता नहीं है बोर्ड पे। तो अब आप ये बताइए कि जैसे जो इस पूरी मैकेनिज़्म में जहाँ के प्रमोटर जो है वो अपना ही हक, अपना ही इंटरेस्ट आगे रख रहा है, जैसे हम डी लिस्टिंग के केसेस देखते हैं जहाँ बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो डी लिस्टिंग के लिए जाती हैं, प्रमोटर वैल्यू नहीं मिलती है। इंडियन कंपनीज में भी डी लिस्टिंग हुई। तो इसमें क्या किया जा सकता है, मतलब एक शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर मैनेजमेंट अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए सही नहीं है तो वैसी कंपनी से मेरे हिसाब से तो दूर रहना चाहिए। दूर रहना बिकॉज चाहिए। आपको नहीं पता। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कुछ मेरी लाइफ में जहाँ पे मैंने रिसर्च करी एंड मैंने देखा कि कंपनी ने, प्रमोटर ने फ्रॉड करा, पैसा निकाला है। राइट। अब मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला, यार नितिन भाई पैसा निकाला, बट ये पैसा तो छोटा पैसा निकाला, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा। बोला, यार आज 100 रुपए की चोरी करी है, कल वो चोरी कितनी बड़ी करेगा मैं एस्टिमेट नहीं कर सकता। पर उसका इंटेंट अगर खराब है तो फिर मेरे लिए वो रेड फ्लैग है। फिर सही उसको बात। मटेरियलिटी कंसेप्ट पे नहीं देखूंगा कि 1% या 2% या 0.5%। हम्म। सही तो अगर आप बिल्कुल वैसी सही। कंपनी से दूर रहेंगे, बहुत सारी कंपनियां हैं सर। आप अगर मैं गवर्नेंस स्टैंडर्ड की बात करूं इंडिया में, लास्ट 17 ईयर्स में काफी कुछ चेंज हुआ है। हम्म। प्रमोटर को समझ में आता है कि हमारे मार्केट कैप की वैल्यू क्या है, इक्विटी की वैल्यू क्या है। तो कुछ नए जो नई जनरेशन जो आ रही है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वो काफी अच्छे अवेयर है। तो जी। उनको अगर वो माइनॉरिटी शेयर के साथ शेयर भी कर लेंगे थोड़ा प्रॉफिट, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं बिकॉज उनकी पड़ता। वेल्थ तो क्रिएट हो रही है। हम्म। और मेरे ख्याल से जो प्रोमोटर देखिए मार्केट फोकस्ड होते हैं, जिनको ये समझ आता है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप आईपीओ लाए, आपको जनता से पैसा मिला, उसके बाद वो पैसा आप ले जाएं बाहर निकाल लें, उससे बड़े बड़े फ्लैट खरीद लें। उस पैसे का अगर आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी के ग्रोथ में लगा रहे हैं, तो उससे आपकी भी बाद में वेल्थ क्रिएट हो रही है। तो ये मैसेज मुझे लग रहा है धीरे धीरे, जैसा आपने कहा कि कुछ बहुत ऐसे प्रोमोटर्स हैं, स्पेशली यंग प्रोमोटर्स हैं, नए प्रोमोटर हैं जो समझते हैं इस बात को। तो बात बिल्कुल सही है। अब एक बात बताइए, जो एसएमई का पूरा मार्केट है, इसको लेकर के एक परसेप्शन ये है कि एसएमई में जो कंपनियां हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से बहुत पीछे चल रही हैं या उनमें अभी बहुत कमियां हैं। आपका क्या टेक है इस पर, एसएमई कंपनीज पर और जो लिस्ट हो रही हैं? सर देखिए, कमियां तो हर जगह होती है, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा ये सब कंपनियां बहुत छोटी है। जी। एंड वहां पे उसके पास में प्रोफेशनल लोग नहीं है। आई गेस मोस्टली कंपनी में आप देखेंगे तो जो प्रमोटर है या उसकी फैमिली है, वही पूरा शो रन कर रही है। ग्रेट। तो वही बंदा अकाउंटिंग भी देख रहा है, वो बिजनेस भी देख रहा है, प्रोडक्शन भी देख रहा है, मार्केटिंग भी देख रहा है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। सो आपको सिर्फ मेन वही पे बोल रहा हूं, आपको इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसका इंटेंट अच्छा है तो आपको कंफर्ट आता है कि उसका इंटेंट में ही प्रॉब्लम है। ये नितिन जी, इंटेंट इज अ वेरी क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट ना, मतलब ये तो देखिए एक तरह की वो हो गई, मतलब सब्जेक्टिव चीज़ है, इसको आप ऑब्जेक्टिफाई कैसे करेंगे बताइए? सर देखिए, मैनेजमेंट आके बड़ी बड़ी बातें करता है। जी। वो आपको चांद तारों पे ले जाएगा, बोलेगा मेरी कंपनी से अच्छी कोई कंपनी नहीं है।
तो जो जी। मोस्टली जो फ्रॉड कंपनी होती है हमेशा वो एक ही बोलती है, यार मेरे जैसा बिजनेस, मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। हाँ, सही, मैं बहुत कि सुना है ऐसे ये। धंधे बहुत कम होते हैं जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता है। हम्म, रेयरली कुछ अभी जो न्यू एज कंपनी को छोड़ दे तो बाकी सब कंपनी है वहाँ पे जहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको अनाप शनाप ग्रोथ का प्रॉमिस करते हैं एंड वो डिलीवर नहीं होती। हम्म, तो वही इंटेंट, वहीं से आपको इंटेंट पता पड़ता है कि वो चाह क्या रहा है। सही बात। आप देखिए कंपनी जो है वो डेट में बहुत सारी डेट ले रखी है, फ्री कैश फ्लो नहीं बन रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं बन रहा है, फिर भी कंपनी डिविडेंड दे रही है, बिकॉज प्रमोटर का हम्म, 75% शेयर होल्डिंग है। ठीक बात। तो वो एक्चुअली अब जो डिविडेंड दे रहे हैं वो ब्याज पे पैसा लेके ही दे रहे हैं आप। हम्म, तो शेयर होल्डर का वेल्थ कहाँ से बनेगा? ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। या प्रमोटर बहुत ज्यादा शेयर सैलरी ले लेते हैं अपनी, इन हम्म, कंपनी में स्पेशली जिस कंपनी में जिसमें कि आपका प्रॉफिट बन रहा है बट आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो उतना स्ट्रांग नहीं है। हम्म। अब इसमें एक विडंबना देखिए नीति जी क्या है, कि कई बार ऐसी कंपनियां जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर शंका है, लेकिन उसके शेयर के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर विरोधाभास ये है कि जो शेयर आपको जिस पे डाउट हो रहा है, आपने देखा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे आकर्षित होकर के लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि वो दाम कुछ समय के लिए बढ़ता है इवेंचुअली गिर जाता है। हम देखते हैं कई ऐसे केसेस हैं जहाँ वो दाम काफ़ी लंबे समय तक उसमें बड़ी लॉन्ग टर्म रैलीज भी देखने को मिल रही हैं। तो ये आपको नहीं लग, मतलब कई बार ये महसूस हुआ है कि भाई कंपनी मुझे ठीक नहीं लग रही थी या मैंने छोड़ दी या मुझे उसमें दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि देखिए आप उसको बहुत डिटेल में देख रहे हैं मान लीजिए, और बाजार उतने डिटेल में नहीं देखता है, तो कई बार वो कंपनियां भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं प्राइस वाइज। तो हाउ डू यू डील विद दैट? सर देखिए मैं बायस तो होता नहीं कंपनी पे, एंड जो कंपनी पे हम्म, रिसर्च करता हूँ उसमें हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा। सो देस टोटली इंडिपेंडेंस व्हाट वी मेंटेन, और हमको समझ में आता है कि पाँच, अगर आपका व्यू नेगेटिव है तो 5 नहीं तो 10 साल में व्यू होगा आपका करेक्ट। कभी ना कभी तो वो आएगा, सिर्फ सही मैटर ऑफ बात। टाइम है कि वो बम कब फटेगा। हम्म, आप सी देखिए टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल में यही डिफरेंस है, टेक्निकल में आपको इंडिकेशन आ जाता है कि आपको कब निकलना है, बट फंडामेंटल में इंडिकेशन नहीं आता है। वो सही रातों रात बम ही गिरता है आपके ऊपर, जहाँ पे बात। आपका पोर्टफोलियो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपको फिर निकलने का मौका भी नहीं मिलता है। और उसका सबसे बड़ी क्षति नितिन जी होती है, पैसे से ज़्यादा क्षति होती है कि आपका आत्मविश्वास हिल जाता है। तो करेक्ट। जो मनोबल है ना इन्वेस्टर का, उसको लगता है कि यार ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया या मेरे साथ गलत हो गया, तो उसको अगली कंपनी में पैसा लगाने में बड़ा संकोच होने लगता है, तो फिर वो उस तरह का विश्वास नहीं रहता उसका। तो ये जो सिस्टम पे, जो कंपनीज पर विश्वास है, ये सबसे बड़ा डैमेज होता है। जैसे हमने कई सारी कंपनियों में हाल फिलहाल में भी देखा कि जैसे मान लीजिए एक घटना हुई, तो उसका इफेक्ट जो है वो केवल उस कंपनी तक आइसोलेटेड नहीं है, उसका इफेक्ट पूरे सिस्टम पर, इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप नितिन जी एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप यूएस से इंडिया को कंपेयर करते हैं, जैसे यूएस इज़ एन इवॉल्व मार्केट, हम कहते हैं भाई यूएस में कैपिटलिज्म अपने चरम पर है, या शेयर बाज़ार बहुत पुराना है और बहुत लंबे समय तक उन्होंने बहुत चीज़ें इंप्रूव कर ली हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो वहाँ का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो ऐसा क्या करते हैं जो हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिफरेंस है? या आपको लगता है कि दिस इज़ अ एवोल्यूशनरी प्रोसेस और ये अपने आप धीरे धीरे करके हमारा अभी मार्केट वैसा हो जाएगा? या आपको लगता है कि नहीं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन एग्जैक्टली, जैसे एक सार्बियन ऑक्सली लॉ है, तो ऐसा कहते हैं कि भाई वहाँ का जो रूल है वो बिल्कुल वर्बिटिम इंडिया में हम लोग लेकर के आए, बावजूद उसके को बहुत बड़ा इम्पैक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बदलाव नहीं आया। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इसके लिए? हाउ डू यू मेक दैट चेंज? देखिए कुणाल जी, ये प्रोसेस, ये एक इवोल्यूशन प्रोसेस है, राइट? आपका पहले फ्रंटियर मार्केट होता है, फ्रंटियर के बाद में इमर्जिंग मार्केट होता है, इमर्जिंग के बाद में डीएम होता है, तो वो प्रोसेस अपने आप ही होगा। एंड जितना मार्केट में डेप्थ बढ़ता है ऑटोमेटिकली चीजें होती है, बिकॉज शेयर होल्डर की वॉइस भी बढ़ती है। हम्म, तो ऐसा, एंड ऑल्सो इट इज द फंक्शन ऑफ रेगुलेटर। तो आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, एफएसए का अपना जो एफसीए जो अपना यूके का रेगुलेटर है, तो वहाँ पे एक फंड मैनेजर था जो ट्रेन से जाता था। तो ही यूज्ड टू लिव इन अ विलेज, जो ट्रेन से जाता था ना, आधे रास्ते तक वो डब्ल्यूटी आता था, उसके बाद वो टिकट लेता था। अच्छा। तो उसने जो पास बनाया था तो जब उसको पकड़ा गया, तो जो रेगुलेटर था उसका व्यू था कि यार ये अगर पैसा मैनेज कर रहा है एंड हाँ। अगर ये खुद ही अपना फेयर पे नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो ही इज नॉट फिट। सो ये रेगुलेटर की अच्छा। पावर भी है, तो वहां पे शायद रेगुलेटर को पावर भी काफी ज्यादा है टू हम्म, इम्पावर और क्रिमिनली नो इम्प्लीकेट एनी पर्सन जो फ्रॉड कर रहा है। इंडिया में वो कहीं ना कहीं अभी लॉ नहीं है। सेबी के पास में पावर है, बट वो पावर आपकी सिविल पावर ही है, जहाँ पे वो बैन कर सकती है, कुछ पेनल्टी लगा सकती है मॉनेटरी, बट जेल डालेगी या क्रिमिनल पावर ऐसा नहीं है अभी। तो कहीं ना कहीं वो एक चीजें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार ठीक है, अभी कर दिया तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी, 100 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी, पर मैंने तो 1000 करोड़ कमा लिया।
तो हाँ। कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होगी, आई गेस। इंडिया में भी रेगुलेटर को ज्यादा पावर मिलेगा। तो प्रमोटर को भी थोड़ा डर लगता है कि यार ठीक है, बॉस मैं करूंगा तो ज्यादा रिस्क हो सकता है मेरे लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा मुझे लगता है कल्चरल माइंडसेट का इशू है जो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। और जैसा आपने कहा कि भी नई कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, बेटर कंपनीज जहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज लिस्ट होंगी, तो शायद उसका भी असर होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक बात बताइए, जैसे अब ये जो आई आते हैं, तो इतने सारे आई आ रहे हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियां आती हैं, उनके वैल्यूशन हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसी यार्डस्टिक है कि जो अभी देखिए, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में तो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आपके पास डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं, सब पढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन जो कंपनी अभी लिस्ट नहीं हुई, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। अब आप जैसे प्रोफेशनल हैं तो आप तो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन एक एवरेज आदमी के लिए इन्फॉर्मेशन लेना मुश्किल है। तो सब लोग लिस्टिंग गेन्स को ध्यान में रखकर आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसे अनलिस्टेड कंपनी में कैसे वैल्यूएशन किया जाए, कैसे उसको समझाया जाए? तो देखिए, अनलिस्टेड कंपनी में तो अगेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। वहां बहुत पे कम है। कैच करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट मैंने भी हम्म। काफी रिपोर्ट बनाई है, काफी क्लाइंट के लिए काम करा है, बट वहां पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। वहां पे सिर्फ ग्राउंड रिसर्च से ही आपको पता पड़ सकता है, या प्रमोटर बैकग्राउंड चेक करेंगे तो ही पता पड़ सकता है। जहां तक जी। बात है आईपीओ बाउंड कंपनी की जिनके डीआरएचपी या आरएचपी फाइल हो चुके हैं, तो हम्म। जितनी इंफॉर्मेशन एक आरएचपी में होती है उतनी इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में नहीं होती। अगर अच्छा। आदमी उसका रिस्क फैक्टर ही पढ़ ले तो ही तो उसको शायद काफी कुछ किसी पता पड़ कंपनी में जाएगा कि पैसा क्या है। उसको शायद लगा। अकाउंट तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी। तो वो पर कोई हम नहीं पढ़ते हैं पढ़ता है। आरएसपी में, नितिन जी, इतने सारे इश्यूज लिखे होते हैं कि अगर कोई आम आदमी पढ़ ले तो वो लगभग किसी आईपीओ में पैसा नहीं लगा पाएगा, ये स्थिति बन सर ये वही है, जैसे आप होम लोन जा रहे हैं तो आप अगर पूरा एग्रीमेंट पढ़ लेंगे तो आप होम लोन ले नहीं पाएंगे, राइट? जाएगी। नहीं ले पाएंगे, कि सही आपको बात उसको मटेरियलिटी में वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितना रियलिस्टिक है कितना नहीं है, बिकॉज उसमें हर एक छोटी छोटी चीजें भी मेंशन है। लिखी होती हुई। है। तो थोड़ा तो सा वो ड्यू कॉमन सेंस यूज डिलिजेंस करेंगे तो आई गेस यू विल गेट इट। इसमें कितना समय लगता है, मतलब कितना टाइम आपको लगता है कि एक एवरेज आदमी अपने इन्वेस्टमेंट को दे, अपनी रिसर्च को दे, तो ठीक ठाक उससे रिसर्च हो तो सके? देखिए, मुझे तो एक कंपनी में रिसर्च करने में 10 दिन लगता है अप्रोक्सीमेटली। 7 to 10 डेज एक लगता ही लगता है। और अगर बहुत डिटेल काम करना है तो 3 महीना भी लग जाता है, डिपेंड्स कंपनी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। सी बहुत सारी कंपनी होती है जिसमें 100 से ऊपर सब्सिडरी होती है। राइट। तो पूरा माया जाल है, आपको माया जाल में घुसना है तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट? बट नॉर्मली 7 to 10 डेज में आप मोटा मोटी आपको समझ में आता है कि मुझे यहाँ पे वो, सी आपको वो रेट से बचना है। आप ग्रे में चलेगा, ग्रीन में चलेगा, आपको रेट से बचना है। तो आपको रेट से। 7 दिन में तो रेट पता पड़ जाएगा कि बॉस ये कंपनी में मुझे नहीं घुसना है। अच्छा, एक बात है नितिन जी, जैसे क्रेडिट रेटिंग है, लगभग सारी बड़ी कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग होती है, मिड कैप कंपनीज की भी होती है। तो क्रेडिट रेटिंग की जो रिपोर्ट है, इज़ दैट समथिंग जिसको अगर आप पढ़ लें या उसको स्टडी करें तो आपको लगता है कि वो काम चल जाएगा उससे, या उसमें बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं? सर वो सिर्फ फाइनेंशियल हेल्थ पे बात करता है, वो बिजनेस पे बात नहीं करता है। वो अकाउंटिंग फॉरेंसिक नहीं करेगा। आपको वहां से फाइनेंशियल हेल्थ पता पड़ जाती है कि ठीक है कंपनी के पास में पैसा चुका, लोन चुकाने के लिए पैसा है या नहीं है। उसके बियॉन्ड वो नहीं चाहता है। तो अगर वहां पे कुछ फॉरेंसिक का इश्यू है तो वो सब मिस आउट हो जाते हैं। राइट। तो तो उनका एक मतलब दैट फोकस इज। है, हाँ, लिमिटेड फोकस है, उसी पे वो काम, लिमिटेड बाउंड्रीज है उनकी, उसी में काम करते हैं वो। उसके बियॉन्ड नहीं जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी आप देखते हैं कि मतलब रेटिंग कम है कंपनी की, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। अजी सर, ऐसा हुआ है। बहुत। ऐसा हुआ है बिकॉज वो हिस्टोरिकल डेटा पे काम कर रहा है। जी। जी, सबसे बड़ा इशू ये होता है कि इनफेक्ट हमारे साथ भी इशू होता है कि फॉरेंसिक हम करते हैं तो हम्म। हिस्टोरिकल डेटा आपको खराब बोल रहा है, पर अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक भी सोचना पड़ेगा, करंट सिनेरियो भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर। नितिन जी, इसमें कंपनीज कोऑपरेट करती हैं आपकी रिसर्च में, कि वो जनरली हॉस्टाइल होती हैं? सर हम कंपनी से बात नहीं करते हैं बिकॉज अगर मेरा नाम सुनेंगे तो कंपनी वाले मुझे रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं करने देंगे। सही बात। ठीक बात, बहुत बढ़िया। तो ये बड़ी समस्या है। जैसे हमने देखा कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे हिंडनबर्ग का नाम तो सब लोगों ने सुना है, ऐसे वेरिटास करके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी आई जिन्होंने कंपनीज को स्टडी किया, पब्लिश किया, उनका बड़ा बाजार पर असर भी पड़ा। और इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि कम से कम लोग सोचने लगते हैं क्रिटिकली कंपनीज के बारे में, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक मुद्दा बन जाता है। तो ये अब इंडिया में इसका चलन कम है, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में इंडिया में भी ऐसा होगा कि इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसीज कंपनी पे रिपोर्ट निकालेंगी और उसका असर पड़ेगा? सर होना चाहिए, यही एक साइन है कि आपका मार्केट मैच्योर हो रहा है।
कि जी। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि जितने भी शॉर्ट सेलर है उनको गलत तरीके से दिखाया जाता है। अगर आप इसमें हम्म। ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर का कमेंट पढ़ें तो वो बोलता है कि अगर मार्केट में बायर चाहिए तो सेलर भी चाहिए, तभी सही सही बात प्राइस है। डिराइव होगा। अदरवाइज तो सब लोग बाय कर रहे हैं तो कभी प्राइस आपका सही डिराइव ही नहीं होगा। इसलिए कंपनियां, आपको होता है कि काफी सारी कंपनी में फ्रॉड होते हैं और वहां पे आपका पैसा डूब जाता है। हम्म। तो मार्केट में बैलेंस बनाने के लिए दोनों लोग चाहिए। दोनों चाहिए और शॉर्ट सेलिंग भी होनी चाहिए, ठीक बात करेक्ट। है। एंड तो डेप्थ उस आती है, लिहाज से डेप्थ आएगी तो देखिए, पैसा भी आएगा मार्केट में और मैच्योरिटी बढ़ती है, राइट। लेकिन हमारे यहाँ जैसे नॉन डेरिवेटिव स्टॉक्स में तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, तो जैसे करेक्ट। बाकी कंट्रीज में, कई कंट्रीज में अलाउड है, तो यहाँ हमारे यहाँ नहीं है। तो उसका आपको लगता है कि एक बड़ा इम्पैक्ट है कि उसकी वजह से लॉन्ग ओनली फोकस ज़्यादा है, और इंस्टीट्यूशंस का फोकस भी लॉन्ग ओनली है, तो हाँ शॉर्ट जी। सेलिंग उतना नहीं है। दैट इज़ अनदर इशू, बहुत बड़ी। तो अब आपको क्या लगता है नितिन जी, कि जैसे अब आप कंपनियां देखते हैं, एक चीज़ बताइए, जैसे अब आप क्योंकि कंपनी में नेगेटिव्स ढूंढ रहे हैं, तो आप एसेंशियली हर कंपनी देखते हैं, उसको एक नेगेटिव लेंस से ज़्यादा देखते हैं, यही आपका फोकस है। तो ऐसा लगता है आपको कि कई बार पॉजिटिव्स मिस कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस्ड। कुणाल जी, शुरू में होता था मेरे साथ ये। तो अगर मैं अपने करियर का फर्स्ट फेज बात करूं जहां पे मैं इडलवाइज में जॉब करता था, वहां पे माइंडसेट ही ऐसा था कि ट्रेन करा गया था कि आपको नेगेटिव ढूंढना है, प्रॉब्लम ढूंढना जी। है, राइट। जी। पर जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ मुझे समझ में आया कि अगर आप बायस होके कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपको हम्म। कभी कोई नेगेटिव नहीं मिलेगा। सही बात। तो आज मैं जब भी कोई कंपनी पढ़ता हूँ तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना बिना किसी बिना बैगेज के या हाँ मार्केट बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन के, कि जैसे अच्छा कंपनी या खराब कंपनी मुझे नहीं पता, हम्म। डेटा को बोलने दो अच्छी है बुरी है, तो ही आप कुछ मिस नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, आप नेसेसरी पेनलाइज करने लग जाते हैं। वरना आपका प्रेजुडिस है वो हावी हो जाएगा, आपने पहले पूर्वाग्रह बना रखा है कि ये तो ख़राब हाँ कंपनी जी। है, तो आपको अच्छी चीज़ भी ख़राब लगेगी। तो ये बायस जो है, और यही बायस मुझे लगता है कि अक्रॉस दी बोर्ड इवन इन्वेस्टर सफ़र फ्रॉम इट, पहले ही सोच के बैठे होते हैं कि ये कंपनी अच्छी है ख़राब है। तो रादर देन कि आप नंबर्स पे फोकस्ड रहें, आप खुद एक व्यू बना लेते हैं, फिर उसके ज़रिए इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो रिसर्च जो है वो काम की नहीं रहती। तो इससे कैसे बचते हैं आप? ये बड़ा मुश्किल काम है, और बायसेस से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, जो कि हर इन्वेस्टर के लिए, हर ट्रेडर के लिए मुश्किल होता है। तो हाउ डू यू डू दैट नितिन जी, क्या सर उसका तरीका निकाल? मैं टेलीविजन नहीं देखता हूँ। अच्छा। मैं बहुत ज्यादा, मैं रिसर्च रिपोर्ट भी नहीं पढ़ता हूँ किसी और की। ऐसा अच्छा। नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, आई रिस्पेक्ट देम अलॉट, बट नहीं पढ़ता हूँ बिकॉज मेरा व्यू कहीं ना कहीं चेंज होता है उससे। बायस हो एंड जाता है, मैं ठीक शायद है। वो नहीं सोचता हूँ कि इसमें ये बंदा इन्वेस्टर है तो अच्छी ही होगी, ये इन्वेस्टर है तो खराब ही होगी। हम्म। वो सी ये प्रैक्टिस बहुत बड़ी करते बात करते 16-17 साल में आ गया कि अब वो स्टेज आ गई है जहाँ पे आप एकदम काम होके दिमाग को खाली करके आप कंपनी देखते हैं। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक मान लीजिए फला बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, तो लोग भेड़ चाल में उसी कंपनी को खरीदने लगते हैं, क्यों? और उन्होंने शायद नीचे खरीदा होता है, आप तक जब तक जानकारी पहुंचती है तब तक दाम बढ़ चुका होता है। तो बढ़े हुए दाम पर क्योंकि किसी और ने पैसा लगाया है, तो आप उसमें पैसा लगा देते हैं। बाद में हम देखते हैं वो स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है, गिर जाता है। तो हाँ जी, हाँ जी। दैट इज़ बिकॉज कि आप खुद रिसर्च नहीं करना चाहते, किसी और पर पिगी बैक सर बिकॉज वही लेना है ना, चाहते। जैसे मैं शुरू में जब आया था वापस सेकेंड इनिंग में चालू करी थी 2017 में, तब मैंने कुछ कंपनीज पे करी थी, स्पेशली वो कंपनीज प्राइवेट इक्विटी फंडेड थी। तो मुझे काफी पुशबैक हुआ लोगों से, फंड मैनेजर से भी, कि यार इन्वेस्टर से हुआ, यार ये कंपनी में तो ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, तो इसको क्यों देख रहा है, बिकॉज उसने तो तुझसे ज्यादा रिसर्च करी होगी, उसके बाद में रिसोर्सेज भी है, उसका बड़ा इतना बड़ा पैसा लगा है, सो उसका हम्म। उसके पास खोने के लिए ज्यादा है रादर दिन तुम्हारे पास। जी। पर मैं सोचा यार वो बंदा तो कैपिटलिस्ट है, उसको तो 5 साल में या 10 साल में अपना इन्वेस्टर बेच के निकलना है, तो उसके लिए तो कंपनी हम्म। अच्छी करनी चाहिए, वो कभी रियल पिक्चर दिखाएगा ही नहीं। तो मैं अगर किसी और के रिसर्च पे भरोसा कर रहा हूँ तो फिर मैं अपना पैसा गलत जगह लगा रहा हूँ। ठीक बात। मुझे अपनी रिसर्च पे भरोसा करना चाहिए, मेरा पैसा है, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। ठीक है, थोड़ा कम कमाएंगे बट एटलीस्ट आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं। अगर कंपनी का शेयर 50% गिर भी गया, पर अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप उसको होल्ड करोगे। अदरवाइज आप डर के मारे, वो जो होता है मैक्सिमम इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब आपका गिरता रहता है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। जब 70-80% गिर जाता है फिर आप करते हैं, आप हार 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 थक के आप लॉस बुक कर लेते हैं। पर वही कंपनी जब आपके भाव के 10% 20% ऊपर चले जाते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि आपने उस पर काम नहीं करा, आपने सुन लिया कि अरे यार इन्होंने ये बोल दिया, ये इन्वेस्टर ने पैसा डाला है, या फिर किसी ने इंटरव्यू में ये बोल दिया। आपका खुद का रिसर्च नहीं है, किसी और का रिसर्च है। अब उसने वो कॉल क्यों लिया है वो उसको पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही मसला रहता है आमतौर पर, क्योंकि कन्विक्शन नहीं होता है, क्योंकि खुद रिसर्च नहीं की होती है। तो थोड़ी मेहनत करें तो खुद से भी रिसर्च हो सकती है, और मुझे लगता है कि रिसर्च करनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई ख़ास सॉफ्टवेयर चाहिए या आपको कोई कोई खर्चा करना है। दिस ऑल पब्लिक मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ पढ़ने का आपको समय देना है।
तो वो अगर आप देखें और जनरल इंटेलिजेंस भी थोड़ी बहुत आप रखें तो कम से कम ये बड़ी जो खतरनाक कंपनियां हैं इनसे आप बच सकते हैं, कम से कम बड़े सरप्राइजेज ऐसे शॉक्स नहीं मिलेंगे। अच्छा एक बार बताइए नितिन जी, कोई ऐसा सेक्टर आपको लगता है कि भाई ये कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर मतलब कंपनियां जो हैं उसमें ज़्यादा चांस होता है कि उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुअर होगी, और ये सेक्टर जो हैं ये बहुत अच्छे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से, या इस रीजन की कंपनीज या इस पेडिग्री की कंपनियां ये अच्छी होती हैं और इस पेडिग्री की कंपनियां या इस तरह के प्रमोटर की कंपनियां अच्छी नहीं, मतलब कोई आपने ऐसे प्रोफाइलिंग की हुई? प्रोफाइल ही नहीं है, बट आप जैसे जैसे सर्विस सेक्टर से मूव होते हैं टूवर्ड्स रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपका स्टैंडर्ड चेंज होता रहता है। सर्विस इंडस्ट्री में यू विल फाइंड द बेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड, राइट? हम्म। क्योंकि शायद सी आपको वही देखना है, फॉरेंसिक में ये नहीं है कि आप देखिए कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉरेंसिक कर सकता है। हम्म। आप बोल सकते हो ये गलत है, ये रेशियो गलत है, या इतना खर्चा नहीं होता है। आपको उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी फैक्टर इन करना पड़ता है। तो सर्विस हम्म। इंडस्ट्री में इतना इशू नहीं होता है। बट अगर आप देखें जहाँ पे रियल एस्टेट का बिजनेस है, जहाँ पे काफी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। जहाँ पे काफी कुछ ब्राइबिंग होती है, तो आपको वो भी फैक्टर इन करना पड़ता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, उस हिसाब से प्रमोटर अपना प्ले करता है। तो वो अपनी ठीक है। जेब से तो पैसा देगा नहीं। अगर आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को पैसा देना है, तो वो अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो कंपनी से ही निकालेगा। आप कंपनी से वो बोल के तो निकाल सकते हमने ब्राइब दिया है, वो किसी खर्चे के नाम पे ही पैसा निकालेगा। तो ये आप मूव करें सर्विस से, सर्विस में बेस्ट होता है। एंड जैसे से आप इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट में जाते हैं, वो स्टैंडर्ड तो खराब होता है, बट वहां भी अच्छी कंपनियां हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनियां खराब हैं। ऑब्वियसली। ऐसा बोलते थे पहले कि हैदराबाद की कंपनी से दूर रहो, बट आई गेस हम्म। अभी कुछ दो तीन कंपनी आई है जो हैदराबाद की काफी अच्छा कर रही है। उनमें आपको ज्यादा रेड फ्लैग भी नहीं मिलेंगे। हाँ, ज्योग्राफी का तो कुछ रूल नहीं, कहीं हर जगह हर तरह की कंपनियां हैं। लेकिन ये बात आपने बड़ी काम की बोली कि जो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं दे आर जनरली बेटर इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शायद उनके कस्टमर फेसिंग बिजनेसेस हैं या ग्लोबल फुटप्रिंट है तो उस कारण से। अच्छा एक बात बताइए, जो कंपनी अभी जैसे आपने प्राइवेट इक्विटी का भी नाम लिया, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी फंडेड कंपनीज अब लिस्ट हो रही हैं, हम्म। तो उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको कैसे लगते हैं? आपको लगता है कि वहाँ पर क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पैसा शुरू से ही लगा हुआ है तो वहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटर है? पिछले 5-6 साल में मैंने 10 रिपोर्ट लिखी होगी जिनमें प्राइवेट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट था। एंड वहां मुझे हम्म। हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज मिले हैं, और वो इशू सीवियर इश्यूज थे। अच्छा। तो मैं कभी ये लॉजिक बाय नहीं करता हूँ कि अगर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है तो वो कंपनी क्लीन है। आई गेस उल्टा अच्छा। होता है, बिकॉज उनके पास में ज्यादा इंसेंटिव है टू फर्ज द हम्म। अकाउंट। अकाउंट में गड़बड़ करेंगे तो अच्छा दिखाएंगे। नहीं, देखिए पहले क्या होता था, पहले आप टैक्स की चोरी करते थे। अभी आप टैक्स की चोरी नहीं हम्म। करते हो, अभी आप अपनी सेल्स ही ज्यादा दिखाते हो, आप टैक्स ज्यादा भर दोगे क्योंकि आपको वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगा। हम्म। तो आप कंपनी उल्टा कर करेक्ट। दी है। तो उसके पास में ज्यादा इंसेंटिव है, ज्यादा सेल्स दिखाए, ज्यादा टैक्स भरे। वो हम्म। सेल्स एग्जिस्ट करती है नहीं करती है डजेंट मैटर, क्योंकि उसको अच्छे भाव पे एग्जिट मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो डायनामिक्स बदल गई हैं और वहाँ बिल्कुल आपका लॉजिक सही है कि भाई जो प्राइवेट इक्विटी है उसको ऑलरेडी फर्स्ट डे से पैसा मिला हुआ है, तो क्योंकि पैसा है और वो पैसा प्रमोटर को मिल रहा है तो डेफिनेटली चाहेगा कि नंबर्स बढ़ा करके प्रेजेंट करे। तो उसमें आपको बड़ा सावधानी बरतनी है। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा चैनल चेक कीजिए, जैसे आपने मनपसंद का नाम लिया, तो ये चैनल चेक करना कितना इजी होता है? इसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है? मतलब आप जाते हैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाते हैं या कैसे पता करते हैं? क्योंकि मतलब एक मान लीजिए मुझे एक कंपनी सेट करनी है तो वो उस कंपनी के डीलर्स के पास जाते हैं, कस्टमर्स के पास जाते हैं, कैसे पता लगता है? सर देखिए, डीलर्स के पास तो जाना ही है, डीलर से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। कस्टमर अगर B2B है तो कस्टमर से बात करते हैं या सप्लायर से बात करते हैं। और प्लस कुछ कॉम्पिटिटर से ही बात करते हैं, बिकॉज कॉम्पिटिटर आपको अच्छा इनपुट दे देते हैं। हम्म। पर यहाँ भी थोड़ी सब्जेक्टिविटी है, बिकॉज यहाँ भी थोड़ा सा ना आपको स्पेशलाइजेशन का है यार, आपका कहीं ना मैच्योरिटी लेवल है। बिकॉज इंडिया में लोगों को बात करने की बहुत आदत है, एंड प्लस मूड के हिसाब सही। से, इमोशन के हिसाब से बातें चेंज होती है। आज सुबह बीवी से झगड़ा हुआ है तो सब खराब ही है लाइफ में। कंपनी ने टारगेट बढ़ा दिया डीलर का, तो बोलेगा अरे कंपनी घटिया है। तो हमारे साथ एक कंपनी में हुआ था जहाँ पे कंपनी से बोला कि यार कैसी कंपनी है, बोलता बहुत खराब कंपनी है सर, ये है वो है। बोले यार तू 35 साल से इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप रखा हुआ है, तो किसी और का ले भी नहीं रहा है, तो फिर कंपनी खराब कैसे है? कंपनी अच्छी होगी तभी तो 35 ईयर्स से उसके साथ कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा इमोशनल होता है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इंटेलिजेंस यूज करना पड़ता है। ठीक पर बात। मैं जो बात करता हूँ, मैं काफी लोगों से बात करता हूँ जो शायद वैल्यू चेन में है भी नहीं, बट कॉमन सेंस में आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप मार्केट में जाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है, वो भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप कितना विजिलेंट है, राइट? सी आप किसी डीमार्ट में गए तो क्या ज्यादा शेल्फ स्पेस किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा नहीं है, वो तो आपको विजिबल होता है। आपको सिर्फ नोटिस करना है और आपको ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है।
ठीक बात है। ये बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है सबसे क्रिटिकल पॉइंट बोला, क्योंकि देखिए आम आदमी जो है, जिसको लगता है कि भाई इन्वेस्टमेंट बहुत कोई बड़ी साइंस है, रॉकेट साइंस है, जिसके लिए आपको वॉरेन बफेट जैसा दिमाग चाहिए तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। तो जो बात नितिन जी कह रहे हैं मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देखिए आप, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखें कि भाई क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कंज्यूमर पैटर्न्स कैसे हैं, कौन सी कंपनी का काम ज़्यादा चल रहा है, तो कई चीज़ें उसमें मुझे लगता है बड़ी इफेक्टिवली पता लगती हैं। आपने जैसे बताया शेल्फ स्पेस किसके पास ज़्यादा है, किसकी सेल्स ज़्यादा हो रही है, और फिर आप उसको कोरिलेट करें भी जो कंपनी क्या आप कह रही है, तो उसके बीच में अगर डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, जो आम तौर पर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर हम सोचते हैं कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट बाजार पैसा कमा के दे देगा। तो बाजार में पैसा तब बनेगा जब थोड़ी मेहनत खुद करेंगे। बराबर है। तो नितिन जी बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग, और इस तरह से लोग सोचते नहीं हैं। अभी देखिए आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि एक एनालिसिस फंडामेंटल है, एक टेक्निकल है, और इसके अलावा कोई ख़ास एनालिसिस नहीं है। लेकिन जो ये सेकंड स्ट्रीम है एनालिसिस का, विच इज़ फॉरेंसिक, या ये डिटेल में जो कंपनी के नंबर्स को समझना है, तो दिस आई थिंक इज़ अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि लोग इसको अपना रहे हैं, और ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को भी, और स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर को जो अपने इंटरेस्ट को उतनी अच्छी तरह से गार्ड नहीं कर सकता है, मुझे लगता है कि सुनना चाहिए इस बात को कि कहाँ गड़बड़ है। अच्छा एक बात बताइए, एक हमेशा से बायस है कि जब इवेंट हो जाता है उसके बाद तो देखिए सब लोग कहने लगते हैं कि भाई देखिए हमें तो वो दिख रहा था, मुझे तो पहले ही पता था इसमें ये गड़बड़ है, या मैंने तो उसकी वो बात सुनी, मुझे तो वहीं खटका हो गया था, या मुझे ये समस्या थी। लेकिन उस समय पहले पता लगा, क्योंकि देखिए बाद में पोस्ट इवेंट तो सब कुछ साफ दिखता है और उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तब तक तो तबाही जो होनी थी वो हो चुकी होती है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू नो इट बिफोर हैंड। तो पहले पता हो, तो पहले पता होने के लिए कितना लीड टाइम आपको लगता है कि, और इसको कैसे करा जाए, क्योंकि जब तक साइंस सामने आ जाते हैं तब तक तो आमतौर पर प्राइस ऑलरेडी काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो उसको सही तरह से कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए मतलब कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं आप, हर क्वार्टर देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्वार्टरली तो हम लोग ट्रैक करते हैं, बट इतना इम्फेसिस नहीं देते क्वार्टर पे। हमारा ज़्यादा इम्फेसिस जो होता है वो एनुअल रिपोर्ट पे ही होता है, बिकॉज इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी कम होती है। एंड सर ये फॉरेंसिक या ग्राउंड चेक है, ये आपकी ग्राउंड चेक में भी इमीडिएटली प्ले हो सकता है या 6 महीने में प्ले हो सकता है। और फॉरेंसिक का आपका कोई नहीं है कि इट में प्ले अराउंड इन 1 मंथ और इट में टेक 10 years। मैं अपनी लाइफ में दोनों टाइप के एग्जाम्पल देख चुका हूँ, जहाँ पे 10 साल तक गलत थे, आफ्टर 10 years प्रूव हो गया कि हमने जो बोला था वो बरोबर था। ये सिर्फ पैशन का गेम है, वही आपका पैसा है। अगर आपको लगता है कि आप इस कंपनी में, सिर्फ हर इन्वेस्टर को लगता है कि वो इतना स्मार्ट है कि वो फ्रॉड होने के पहले ही निकल जाएगा, जी। तो ऐसा गलत फहमी होती है कोई। बिकॉज जब ग्रीड आपको पैसा बनता है तो आपको इतना लालच होता है कि नहीं यार, और बनेगा और बनेगा और बनेगा, और वो लालच कभी खत्म नहीं होता है। सही बात। तो अगर आप शुरू में ही आइडेंटिफाई कर ले, अगर आपको लगता है कंफर्ट नहीं आ रहा नंबर्स पे, या नंबर्स में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, आप उसको ईयर ऑन ईयर ट्रैक करें। चलो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं बन रहा है, पर 2 साल के बाद बनने लग गया, तो आपको जी। पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, डेवलपमेंट दिख रहा है, तो फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें या बने रहें। अगर आपके हाइपोथेसिस में कुछ भी चेंज होता है तो आप उस कंपनी से लॉस बुक करें या प्रॉफिट जो भी आपको मिल रहा है उसमें बुक करें। 3,000 कंपनियां लिस्टेड है मोटा मोटी, हम्म। आपको उसमें से 30 कंपनी ढूंढनी है, ठीक जो बात। बहुत बड़ी नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं कि हर जगह तो आपने, हर सी मार्केट में इतनी नॉइस है कि आप हर दिन 10 नई कंपनी के बारे में सुनते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर 10 कंपनी को स्टडी करें। आपको अपना एक कंफर्ट फैक्टर यूनिवर्स। देखना है। हाँ, यूनिवर्स बनाने कंफर्ट फैक्टर देखना है। कोई बंदा बैंकिंग में अच्छा है, वो सिर्फ बैंकिंग में इन्वेस्ट करता है। कोई बंदा कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस में अच्छा है, वो उसी में इन्वेस्ट करता है। किसी को रियल एस्टेट समझ में आता है। सो आगे उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। बिल्कुल। बिकॉज आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप जाके हर कंपनी का रिसर्च करेंगे। तो आप एक 30-40 कंपनी का बास्केट बनाइए, वहीं पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको जो स्टाइल समझ में हाँ, आता है। क्योंकि देखिए अगर आपका लॉजिक लिया जाए और आप कहते हैं 20% कंपनीज जो हैं वो ग्रीन कंपनीज हैं, लेटेस्ट से ग्रीन बास्केट में हैं, तो गिवन दैट लॉजिक तो कई सारी सैकड़ों कंपनियां हैं जो अच्छी हैं। तो ऐसा नहीं कि अच्छी कंपनियों का कोई अभाव है, अच्छी कंपनियां बहुत हैं, प्रोवाइडेड आप उनको, और वो मुझे लगता है कि अगर ऐसे देखें तो दिखती हैं कंपनियां, मतलब कोई खास उसके लिए मेहनत नहीं करनी है। लेकिन अगर आप फोकस रहते, लेकिन हमारा वही जो आपने बात कही कि भाई लालच है, या हम दूसरों की बातों में ज़्यादा आ जाते हैं, तो कई बार आजकल व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, ट्विटर ग्रुप्स चल रहे हैं,
जहाँ पर एक कंपनी को बार बार लोग तारीफ़ें करते रहते हैं और उसके कसीदे कसते रहते हैं, तो आपको लगता है यार यही सबसे बड़ी अगली बड़ी कंपनी है, मैं मिस ना कर जाऊँ। तो उस चलते आप कई बार ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं। तो अगर थोड़ा सा अपना ड्यू डिलिजेंस कर लें और कुछ अपॉर्चुनिटी जो नहीं समझ आ रही हैं छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सेफ रहेंगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छी बात हुई नितिन जी, समय का पता ही नहीं लगा, और मुझे लगता है कई सारे लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नया पता लगा होगा। तो ये भी एक मॉडल है सोचने का। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपने कही, जो मुझे लगता है कि एक बड़ा टेक अवे है, कि भाई 20% जो रेड फ्लैग कंपनीज हैं आपको उनसे बचना है। तो अगर आप उनसे बच जाएं तो यू आर सेफ। बाकी तो देखिए ऊपर नीचे बाज़ार में रिस्क तो रहता ही है। हम हमेशा कहते हैं कि बाज़ार का निवेश बाज़ार जोखिम के अधीन होता है, तो वो जोखिम तो रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको बड़े नेगेटिव सरप्राइजेस या ऐसे शॉक्स नहीं मिलेंगे। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राइट सर, राइट कुणाल जी। विजिलेंट रहिए, आपका पैसा है, आपने मेहनत से कमाया है, इसको आसानी से मत जाने दीजिए। और लोगों की कम बहुत सुने, अपने आप लोगों की सुने, ठीक है, लोगों से इन्वेस्टमेंट आइडिया लें, पर एटलीस्ट खुद थोड़ा सा मेहनत कर लें, बेसिक नंबर तो चेक बिल्कुल कर ही सही, लें, बाकी फिर बहुत सही, होगा। बिल्कुल सही है। मार्केट में आप बने रहेंगे तो चलिए पैसा नितिन, बनेगा, ये मैंने देखा है इतने सालों में। अपनी मेहनत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, बहुत मज़ा आया बात करके। थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने कि बहुत ही रोचक बातचीत हुई, और इस बातचीत में निकल करके आया कि कैसे कंपनियां जो हैं वो अपने बैलेंस शीट, अपने नंबर्स को अलग अलग तरह से मैनिपुलेट करती हैं, अपनी बुक्स को कुक करती हैं, और आम आदमी उनकी इन चतुराइयों को कई बार समझ नहीं पाता। कैसे कंपनी एक कंपनी के भीतर कई सारी सब्सिडरीज का माया जाल रचती हैं, और कई बार हम देखते हैं कि जो कहा जा रहा है वो वाकई में होता नहीं है। इतने सारे फाइनेंशियल जगलरीज के बीच में कैसे सही कंपनियों को पहचाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नितिन जी ने कही वो है कि भाई देखिए, तीन खेप में तीन, अगर आप अलग अलग बास्केट्स में पूरे बाजार को बांट सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ दी कंपनीज़ हैं वो एक ग्रे बास्केट में आती हैं। 20% कंपनियां ग्रीन में और 20% रेड में, यानी कि 20% कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत शानदार हैं, जिनमें कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है, लेकिन 20% कंपनियां ऐसी भी हैं जहां पर बड़े प्रॉब्लम्स हैं, आपको दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। तो ऐसी कंपनियों से सावधान रहना है, और सावधान रहने के लिए थोड़ा सा मुशक्कत, थोड़ी मेहनत स्वयं करनी पड़ती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है, नया पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा आज की बातचीत में, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।